हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। अभी तक मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये है पार्ट 5। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो और मेरी भी मदद हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पब्लिक न्यूसेंस इज पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू हाउ मच रुपीज, यानी कि सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपयों तक बढ़ सकता है। देखो, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। उस हिसाब से उस समय पे आईपीसी चल रही थी, तो ये आईपीसी के हिसाब से इसमें फाइन लिखा हुआ है। बट अभी चल रहा है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और इस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 292 में बताया गया है पब्लिक न्यूसेंस यानी कि सार्वजनिक उपद्रव को। तो बीएनएस में ये जो दंड रखा गया, ये 1000 रुपीज को रखा गया है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले जो आईपीसी था उसके हिसाब से देखते तो 200 रुपए था, बट अब चूंकि आईपीसी है नहीं, बीएनएस काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इस 100 में एक जीरो और लगा लो, ठीक। तो उस हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आप अपनी किसी भी कॉपी में, किसी भी नोट में लिख लीजिए, ठीक। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड अ डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया या अरक्तता हो जाता है। तो आपको पता है, इसके पहले जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें एक क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से होता है, तो उसमें विटामिन B12 था। इसमें मिनरल के बारे में पूछा है, तो वो ऑप्शंस में अगर हम देखें आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या फिर क्रोमियम, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरन। लोहे की जब कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब अनीमिया होता है। ओके, अगला प्रश्न है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर बाई एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने तक कारावास की सजा हो सकती है। तो भैया कितने कितने समय का कारावास है? 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 वर्ष। उसको 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अगर वो फरार है और आदेश का पालन नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, Which schedule of the Indian Constitution provides for a threefold distribution of legislative subjects between the Union and the states? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पे ये जो अनुसूची है 7th, इसमें 3 लिस्ट्स के बारे में बताया गया है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। इन्हीं तीनों में ये सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं राज्य सरकार वाले कानून बनाने वाले सब्जेक्ट्स, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आते हैं, ठीक। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। ये जो 12 शेड्यूल्स होते हैं ना, इन शेड्यूल्स को याद करने की एक ट्रिक, ये निमोनिक्स है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको याद कर लो, 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। पहला है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी देखोगे तो टी है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स नेम्स एंड एक्सटेंट। तो यहां से टी ले लिया आपने। पहली अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं। फिर दूसरी अनुसूची, इमोल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सभी के इमोल्यूमेंट्स यानी इनके सैलरीज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। या फिर इनको जो जो भी भत्ता दिया जाता है उनके बारे में बात किया गया है। फिर तीसरी अनुसूची, अफर्मेशन एंड ओथ, शपथ के बारे में बात करी गई है। फिर आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। फिर ओ से आता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, कौन कौन से? असम,
मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन, स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यही है सेवेंथ। सातवीं अनुसूची में ही ये फेडरल स्ट्रक्चर आता है जिसमें कि तीनों लिस्ट शामिल है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फिर अगला आता है एफ, आठवीं अनुसूची, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो देखो ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेज थी, ठीक है, बट अभी कितनी है, 22 है। सिंधी को 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसको ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। उड़िया को रीनेम किया गया और ये ORIYA लिखा जाता था, फिर इसका नाम बदला गया, कब, ओडिया किया गया और 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। आठवीं अनुसूची में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। फिर नौवीं में आता है एल से लैंड रिफॉर्म्स। 10वीं अनुसूची में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ या जिसको दल बदल कानून कहते हैं। फिर 11वीं में आता है पंचायत और 12वीं यानी कि एम से आएगा म्युनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन गवर्नमेंट, ठीक। तो ये थी 12 अनुसूचियां, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एक बार याद कर लेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं ताकि जब भी आप पीडीएफ देखें तो आपको कंप्लीट विजिबल हो इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? ऑप्शंस है 1986, 1950, 1962 या फिर 1972। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1972। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 300(a), आर्टिकल 108 या फिर आर्टिकल 265। तो देखो आर्टिकल ये जो लिखा हुआ ना ये तो हटाया जा चुका है, ठीक है। अब ये जो उत्तर है ना यही सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 300(a), जिसमें प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की गई है। बाकी के जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें क्या है, आर्टिकल 108 में कहा गया है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस के बारे में। फिर आर्टिकल 256 में है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 अनुसूचियां हैं। अगर इसकी बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में तो 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था, ठीक। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो अथॉरिटी है वो भारत के जनता के पास है, भारत के लोगों के पास है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशंस हैव साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियमन और सहयोग समझौते बेका पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया यूएई या फिर इंडिया फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया यूएस। देखो भारत और यूएसए के बीच में ना कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं। एक तो बेका हो गया, ठीक है, 2020 में इसको साइन किया गया था, ठीक है, 2020 में। और भी हैं, एक मैंने बताया था आपको इसके पहले वीडियो में लिमोआ बताया था मैंने, ठीक है, LEMOA, लिमोआ। ये क्या है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको 2016 में साइन किया गया था। फिर एक एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, GSOMIA, GSOMIA, ये यूएसए और भारत के बीच में है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 2002 में इसको साइन किया गया था।
जी सोमिया का फुल फॉर्म होता है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में। फिर एक और इंपॉर्टेंट है कोमकासा, COMCASA, ये भी भारत और यूएसए के बीच में साइन किया गया है। इसको 2018 में साइन किया गया था। कब? 2018 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये सारी एग्रीमेंट्स हैं जो भारत और यूएसए के बीच में साइन हुए हैं। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स फ्री प्रिक्विजिट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? डियरनेस अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस या फिर ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर या नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। ये टैक्स फ्री अनुलाभ होता है। ठीक। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो भैया भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग 8, भाग 22, भाग 11 या फिर भाग 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्ट 11। आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 245 से 255, इन आर्टिकल्स में बात की गई है रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्निवोर, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? एकदम बच्चों जैसा सवाल है, बहुत ही इजी। राइनोसेरस या गैंडा, कोआला, ये भालू जैसा एक जानवर होता है जिसको कोआला कहते हैं, लायन या फिर डियर। तो साफ साफ हमारे सामने ये झलक रहा है कि शेर तो कार्निवोरस मांसाहारी होता ही है, तो चुपचाप बिना कुछ सोचे यही लगा दो। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोआला के बारे में ना भी पता हो ना, तब भी लायन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया लायन तो है ही ना कार्निवोर। इन विच ईयर वॉज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1994, 1964, 1974 या फिर 1984। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1974। आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस सन में आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? बेसिकली डीपीएसपी कहां से, किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हम देख लेते हैं कि किन देशों से क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, उनकी ट्रिक्स भी लिखी हुई है। तो देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या मिला है, तो उसके लिए एक यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, एल्स डीपी इज या फिर एलीज डीपी इज नंबर 1। तो एलीज से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, पार्ट 4 में ये मेंशन है। फिर नंबर 1 से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ये 3 चीजें हैं जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? पहली ट्रिक है पार्ले बिस्किट। तो यहां हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाईकैमरलिज्म और सिंगल सिटीजनशिप। ये चीजें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। और भी कुछ लिया गया है, जैसे साइन बाय इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो इससे क्या हो जाएगा? सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लॉ मेकिंग, प्रोसीजर एंड रिट्स। ये सारी चीजें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया गया है हमारे संविधान में, जैसे प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ये सेंटेंस याद कर लोगे तो पता चल जाएगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो भैया प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंड से फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेजेंट से यहाँ पे प्रियम्बल याद रख लेना, वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है, जजेस यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ये सारी चीजें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ पे बोरो की गई है। फिर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें ली गई हैं। उसके लिए क्या? कैन आई नो फेड्स एड्रेस। तो भैया कैन से कनाडा, ठीक, कनाडा से क्या लिया गया है?
फेड से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एड्रेस का जो रेस है उससे याद कर लो रेसिडुअरी पावर ऑफ टू सेंटर। ये सारी चीजें कनाडा से ली गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय व्हाट रेशियो इज द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट NAHEP फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट? राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो भैया ऑप्शन है 40:60, 25:75, 70:30 या फिर 50:50। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 50:50। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भैया नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो है NAHEP, इसको वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करते हैं। आप सभी को पता है इसको लॉन्च किसने किया था? इसके द्वारा किया गया था ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, अगला प्रश्न, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मस्ट बी अ, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, किसे होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, लीगल प्रैक्टिशनर या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो भैया जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका जो चेयरपर्सन है वो कौन हो सकता है? वो रिटायर्ड या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में। ओके, फिर पहले चेयरमैन कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। अभी वर्तमान में 34th चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस V राम सुब्रमण्यन, ये वर्तमान में चेयरपर्सन है NHRC के। विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि भैया खाना कहाँ बनता है? तो हम सबको पता है कि पौधों का खाना पत्तियों में बनता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया इन 1498? 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट आ चुका है तो मैंने इसको डाल दिया। फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे या फिर डेनिश थे या फिर पोर्टुगीज थे? तो आप सभी को पता है 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, कालीकट पे पहुंचा था। वो सिंपल सी बात है, वास्को डी गामा था कौन? पुर्तगाली था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट इन रूरल इंडिया? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? अब देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। क्रूड ऑयल तो सुना है, कच्चा तेल कहते हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? तो देखो, मान लो कोई एक जगह है, वहां पे 1000 लोग रहते हैं। अब उस जगह पे उन 1000 लोगों में पूरे एक साल में मान लो 20 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, जेंडर क्या है, लोगों की एज क्या है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मैटर करेंगे कि भैया एक जगह है, वहां पे 1000 लोग रह रहे हैं और उन 1000 लोगों में एक साल में 20 बच्चे पैदा हुए, तो उस पर्टिकुलर एरिया का क्रूड बर्थ रेट क्या हुआ? 20 हुआ। तो वैसे ही क्रूड बर्थ रेट, लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट इंडिया में, वो भी किसका? रूरल, ग्रामीण में कहां पे है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल या फिर पंजाब। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। ये तो रूरल में है लोएस्ट। रूरल में हाईएस्ट किसका है? मतलब अगर हम रूरल में देखेंगे, ये लोएस्ट केरल का है। अर्बन में लोएस्ट किसका होगा? तो हिमाचल प्रदेश का होगा। ये तो हो गए लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट। अच्छा, क्रूड कहाँ किस ले जाता है? जैसे कच्चा तेल होता है ना, क्रूड ऑयल, तो उसमें सब मिक्स होता है, उसको जब रिफाइन किया जाता है तब उसमें जाकर के पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फिर और भी बेहतर ग्रेड के जब पहले सारे फ्यूल्स निकाल लिए जाते हैं जेट ग्रेड के, फिर उसके बाद में फिर पेट्रोल निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, फिर उसमें तारपीन निकलता है। तो जैसे जैसे उसको रिफाइन किया जाता है वैसे वैसे उसमें निकलते हैं तेल। तो बेसिकली स्टार्टिंग में वो मिक्सचर होता है, क्रूड होता है। तो इसको क्रूड बर्थ रेट ही इसीलिए कहा गया कि इसमें कोई जेंडर वगैरह नहीं चेक होता है ना, ये एज या जेंडर को कंसिडर नहीं करता, बस नंबर्स को
कि भैया एक जगह पे 1000 लोग रहते थे, पूरे एक साल में उन 1000 लोगों में 20 बच्चों का जन्म हुआ, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्रूड बर्थ रेट हुआ वो 20 हुआ। तो वही है क्या, क्रूड बर्थ रेट। तो सबसे लोएस्ट अगर रूरल में देखेंगे तो केरल का है, सबसे लोएस्ट अगर अर्बन में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट रूरल में देखेंगे तो बिहार का है, और सबसे हाईएस्ट अर्बन में देखेंगे तो किसका है, यूपी का है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ये डेटा है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। द केरल हाई कोर्ट judgment, the Kerala High Court's judgment in K. Ramakrishnan versus State of Kerala is a landmark decision with respect to। तो के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किस चीज के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये जो केस है ये किससे रिलेटेड था, तो व्हीकलर पॉल्यूशन से, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस से, नॉइज पॉल्यूशन से, या फिर पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस से, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। क्या केस था, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में ये केस आया था, और जिसने पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू के प्रोडक्ट्स को यूज करने पे बैन लगा दिया था, सिगरेट को पीने से बैन लगा दिया था। और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको रखा गया कि भैया अगर मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं तो आप फिर मेरे बगल में खड़े होकर के पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुझे स्वच्छ हवा का अधिकार है। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बेगार, या जिसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। आर्टिकल्स है आर्टिकल 14, आर्टिकल 7, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 23। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 23। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि बेगार पे रोक लगाता है। अच्छा, अगर कहीं पे ये पकड़ा जाता है, किसी से फोर्स लेबर करवाया गया, उसको बेचा गया है ना, बेगार करवाया गया, तो उसके लिए पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में सेक्शन 143, 144 और 145 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल 14 तो आपको पता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 7 में कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, और आर्टिकल 32 है क्या, जिसमें रिट्स आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। अगला प्रश्न, इफ अ फॉरेन नेशनल यूजेस एन इंडियन सर्वर टू पब्लिश द पोर्नोग्राफिक कंटेंट ही मे बी पनिशेबल अंडर द, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है। ऑप्शंस हैं साइबर लॉ ऑफ फॉरेन नेशनल, साइबर लॉ इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए नॉर बी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइबर लॉ इन इंडिया, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि किसी और के देश में क्या साइबर लॉ है, हमारे देश के सर्वर का इस्तेमाल करके अगर आप ये सब करते हैं तो आपको जो सजा सुनाई जाएगी, आपके ऊपर जो केस चलेगा, वो हमारे यहाँ पे जो लॉ है हम उनके हिसाब से केस चलाएंगे, ठीक है। चलो, Which of the following articles of the Indian Constitution provides that the Supreme Court shall be a court of record? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 125, आर्टिकल 117, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 129, ठीक है। तो आर्टिकल 129 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 129 में सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। बाकी के आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन है, तो भैया आर्टिकल 125 में सैलरी ऑफ जजेस है ना, सैलरीज एंड एमोलमेंट्स ऑफ जजेस, ये आर्टिकल 125 में है। 117 में क्या है, फाइनेंशियल बिल्स को लेकर के कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, वो आर्टिकल 117 में मिलेगा। आर्टिकल 121 में मिलेगा आपको रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ए चाइल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो आप सभी को पता है सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। और आपको पता है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002
इसके अंतर्गत आया था कि 6 से 14 साल के बच्चों का कंपलसरी बेसिक एजुकेशन कराना चाहिए। ये पेरेंट्स का भी एक मौलिक कर्तव्य है और यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। ठीक। अच्छा, फैक्ट्रीज में आप बच्चों से इससे कम की एज के बच्चों से काम नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर घर के काम, फैमिली में कोई काम कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो या फिर किसी रचना के क्षेत्र में, जैसे मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, यानी कि कला के क्षेत्र में जो बाल कलाकार होते हैं उनको इस कैटेगरीज में नहीं रखा जाता है ना। आप ये नहीं कह सकते अच्छा जो 5 साल के बच्चे जो मूवीज़ में काम करते हैं और फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, फैक्ट्री। ठीक है, इसमें बाल श्रम ये फैक्ट्रीज के लिए स्पेशली मेंशन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है 2010, 2012, 2008 या फिर 2006। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 2006। टोटल इसमें 16 चैप्टर्स हैं, ध्यान रखना कई बार ये भी पूछ लेता है। 234 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक। what kind of seeds were introduced by the Green Revolution in India for the cultivation of rice and wheat? भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? ऑप्शंस हैं जीएम सीड्स, ट्रेडिशनल सीड्स, HYV सीड्स या फिर किनोया सीड्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी HYV सीड्स। अब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लो। जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1966 या 67 के दौरान हुआ था और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? थर्ड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। पायनियर कौन थे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन में, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति हुई उसके जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन, इन्हें कहा जाता है। ठीक है। अच्छा ये भी जान लो HYV सीड्स क्या होता है? तो इसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा, भारत में जो हमने कहा कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और इनको इसी के लिए नोबेल मिला था, कब? 1970 में। आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच अलाइनमेंट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण या अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर सेंटर अलाइनमेंट। तो देखो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगेगा कि लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, ये पेज है, लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सेंटर में एकदम एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो हो सकता है गलती से आप सेंटर अलाइनमेंट भी मार दो, पर ये सही आंसर नहीं है। लेफ्ट अलाइनमेंट में तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट की। वर्टिकल अलाइनमेंट भी नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्टिफाइड अलाइनमेंट। यहाँ पे आप देखोगे, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। यहाँ पे आप ये पैनल देखोगे और पैनल में ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। इस पे करोगे, ये वाला जो पहला वाला है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये वाला सेंटर में आ जाता है, और ये वाला जो है ये आ जाता है राइट अलाइनमेंट, और ये वाला जो मैंने स्पेशल मार्क कर रखा है यही होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? सिंपल सी बात है, स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 380, आर्टिकल 370, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिसमैच है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 356। तो देखो आर्टिकल 370 और 380 दोनों हटाए जा चुके हैं, आपको पता है। आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। फिर आर्टिकल 356 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, फिर 4 जोड़ोगे 356 हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी, फिर इसमें और 4 जोड़ोगे 360 हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी पंजाब में लगी थी, कब? 1951 में। ठीक, और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगी है? मणिपुर में। ठीक, सबसे ज्यादा कहां लगी है? मणिपुर में लगी है, टोटल 11 बार। आगे बढ़ते हैं।
इन इंडिया द ऑनलाइन न्यूज कंटेंट कम्स अंडर परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री? भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर हैं। और होम अफेयर्स तो आप सभी को पता है, अमित शाह है। विच इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया? भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला पोर्ट, कोचिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर मुंबई पोर्ट? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो आप सबको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट, द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल या फिर द सुप्रीम कोर्ट? तो हम सभी को पता है हाईएस्ट कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हमारा कौन सा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इन 1864? 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो वेरियर एल्विन, एपी स्टेबिंग, माइकल टॉसिक या फिर डाइट्रिच ब्रांडिस? ये जर्मन व्यक्ति थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक। अच्छा, ये तो थे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया 1864। वर्तमान में, अभी आईजी तो नहीं है, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल, डीजी, वर्तमान में इसके फॉरेस्ट के डीजी कौन है? तो सुशील कुमार अवस्थी। ठीक, सुशील कुमार अवस्थी जी हैं। अगला प्रश्न, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक। अगला प्रश्न, इन विच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसको सिंपल भाषा में पेसा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये 1996 में आया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया? भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर स्टेट हाई कोर्ट? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? बार बार इसको रिपीट करते रहिएगा। मैं एक चीज बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं, अगर आप इनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बात का तो अंदाजा लग गया होगा, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर्टिकल्स रटते रहिए, खूब रिवाइज करिए, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका। और कितने आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल? तो इलेक्शन कमीशन में 324 से 329 आर्टिकल्स के बारे में बात करिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, हु हैज द अथॉरिटी टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? इसके पहले भी मैं जो वीडियो अपलोड किया हूं उसमें भी जॉइंट सिटिंग के बारे में बात की गई है, बस उसमें सवाल दूसरा था। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। और 21 आर्टिकल में मेंशन है जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। और वो भी ये जो जॉइंट सिटिंग होगी इसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा, किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा। और यही बात किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसी 108 के क्लॉज 4 में मेंशन है। ठीक, अगला प्रश्न, द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर? भूदान मूवमेंट किस वर्ष में आरंभ किया गया था? देखा,
ये पता है? आप कहोगे कि एक इसके पहले वाली वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था, अब इसमें भी बात कर रहे हो। तो भाई दोनों क्वेश्चंस अलग अलग दिनों में पूछे गए थे, ठीक है। वहां पे नाम पूछा गया था कि किसने इसको शुरू किया था, और यहाँ पे टाइम पूछ लिया कि किसने शुरू किया था। तो मैंने उस वाली वीडियो में मैंने टाइम, किसने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1951 में शुरुआत की गई थी, ठीक। और भूदान मूवमेंट था क्या कि भैया आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि जितने जमींदार लोग हैं जिनके पास जमीन ज़्यादा है तो वो क्या करें, अपनी भूमि का दान करें, ऐसे लोगों को दें जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। ऐसे इससे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा और सभी बेहतर एक जीवन जिएंगे। अगला प्रश्न, एवरी पर्सन above the age of shall wear a protective headgear while driving or traveling on a motorcycle। यानी किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हेडगियर पहनना चाहिए, जिसको हेलमेट कहते हैं। ऑप्शंस हैं 18 साल, 7 साल, 16 साल या फिर 4 साल। बहुत लोग तुक्के में तड़ाक से मार देंगे 18 साल, जो कि गलत है, ये कुछ नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 4 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति बाइक चला रहे हैं या बाइक पे बैठे हैं तो उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड फ्रीक्वेंटली एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजिस्लेशन वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ। किस केस के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिहार में यही हुआ था, ठीक है। एक किसी भी कानून को लाने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट लगती है, लेकिन अध्यादेश क्या होता है, फटाक से आ जाता है ना, उसको बाईपास करके। तो बिहार में एक टाइप पे यही हो रहा था कि एक ही बिल था, उसी को अध्यादेश के तौर पर इन सारी प्रोसेस को बाईपास करके वो बार बार लाया जा रहा था। फिर कोर्ट ने इसमें एंटर किया कि भैया आप ये जो इमरजेंसी के लिए प्रोविजंस रखे गए हैं, किसके, ऑर्डिनेंसेस के, कि अगर हाउस सेशन में नहीं है और उस समय अगर कोई बिल या कोई नियम लाया जाता है तो ऑर्डिनेंस के तौर पे लिया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर सेशन बैठे, मतलब दोनों हाउसेस से पास हो, फिर प्रेसिडेंट की मोहर लगे, है ना। तो आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं उठा सकते। तो ये किस केस में कहा गया था, तो भैया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, ज़रूर लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो इसमें ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।